हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 18 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं। आई होप आप हमारी वेबसाइट edugiry.com को फॉलो कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप पे हमें फॉलो कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो। कुछ और नहीं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले केजरीवाल एग्जिट्स। केजरीवाल कौन है? आपके चीफ चेयरमैन, पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, ये कह सकते हो, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कौन है? आतिशी। ठीक है, तो आतिशी, इनका नाम हर जगह आतिशी ही है। हाँ ठीक है, तो आतिशी लिखेंगे, ठीक है ना। तो आतिशी, हाँ, पूरा नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार होता है पेपर में ये लोग एक वर्ड देते हैं और ऑप्शंस में फिर ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या बनेंगी? दिल्ली थर्ड वुमेन चीफ मिनिस्टर। ठीक है ना, तो दिल्ली थर्ड वुमेन चीफ मिनिस्टर बनेगी। रेजिग्नेशन दे दिया अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली में इलेक्शंस ड्यू है नेक्स्ट ईयर, वो कह रहे हैं कि इसी साल करवा दो। ठीक है, केजरीवाल जी ने ये क्यों किया है? केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता डिसाइड करेगी कि मैं करप्टेड हूँ या नहीं। अगर उन्होंने मुझे इलेक्ट कर लिया तो मतलब मैं करप्टेड नहीं हूँ, और अगर नहीं इलेक्ट किया तो मतलब ये। ठीक है, अब केजरीवाल जी के ऊपर अल्कोहल से रिलेटेड केस चल रहे हैं। अल्कोहल पॉलिसी में इन्होंने जो है वो पैसे जो हैं वो खाए हैं, ये बोला जा रहा है। अभी ये बेल पे बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्विक्शन, एक्विटल, ये सब वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। कन्विक्शन का मतलब होता है कि प्रूवन गिल्टी, एक्विटल का मतलब होता है नॉट प्रूवन गिल्टी, एंड बेल का मतलब होता है कि अभी जो है ये बाहर हैं। ठीक है, अभी ये जो है इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ये कन्विक्टेड भी नहीं है, एक्विटल भी नहीं है। मतलब ये भी नहीं प्रूव हुआ है कि हाँ इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, और ये भी प्रूव नहीं हुआ है कि नहीं इन्होंने नहीं किया। तो ये बीच में अभी डिसीजन वाली उस पे है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फ्रीजेस इलीगल बुलडोजर एक्शन टिल हियरिंग ऑन अक्टूबर 1। जितने भी एनएलसैट और एसएलएस पुणे वाले बच्चे हैं, एनएलसैट वाले ज़्यादा, वो या ये बच्चे जो हैं, बुलडोजर एक्शन जो लिया जाता है कि जब कोई अक्यूज होता है उसके ऊपर, आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट फ्रीजेस इलीगल बुलडोजर एक्शन टिल 1 अक्टूबर। अब यहाँ पर 1 अक्टूबर तक इलीगल जो बुलडोजर एक्शन है उसको रोक दिया गया है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत है। ये कह रहे हैं कि अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं? देखिए, ऑफेंस कमिट हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई, ठीक है, पता चला कि ये अक्यूज्ड है, कि लग रहा है कि इसने ऑफेंस कमिट किया है, उसको अरेस्ट करेंगे, ये सब करेंगे, कोर्ट केस में जाएगा, कोर्ट में जाएगा केस, और फिर डिसीजन आएगा। तो यहाँ पर जब कोर्ट में केस चल रहा है तो वो ट्रायल चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? अंडर ट्रायल। तो केजरीवाल जी को क्या कहेंगे? अंडर ट्रायल है वो भी। अगर कोर्ट में केस स्टार्ट हो गया, चार्जशीट वगैरह फाइल हो चुकी है वैसे, तो अंडर ट्रायल है। तो यहाँ पर जो अंडर ट्रायल या फिर जो अक्यूज्ड हैं, ठीक है, उनके जो घर हैं बुलडोजर से गिरा दिए जाते थे। तो ये कितना जस्टिस है कितना नहीं, ये डिस्कस ये हो रहा है डिस्कस, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हिट्स out a Bengal government plan to deploy private guards at hospitals। अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है, देखिए, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं वो और किसी को ध्यान में रखने ऐसे राइटिंग के लिए आपको याद रखना है, ये सिर्फ ऐसे राइटिंग वाले लिखेंगे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लान टू डिप्लॉय प्राइवेट गार्ड्स एट हॉस्पिटल्स। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? अंडर रतीरर स्टीम। अब यहाँ पे हायर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स टू प्रोटेक्ट वुमेन मेडिकल स्टूडेंट्स, ये हर कोई नोट करेगा, सॉरी माय बैड। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स टू प्रोटेक्ट वुमेन मेडिकल students, doctors and staff in government hospital। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये वेस्ट बंगाल की कौन सी स्कीम है? रति, ठीक है ना, रति रेर, तो याद रहेगी, रति रेर सथी स्कीम।
ठीक है ना, इस स्कीम के अंदर ये कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो मेन अक्यूज्ड है आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस के अंदर जो मेन अक्यूज्ड है, अगेन जिसके ऊपर इल्जाम लगा कि हाँ इसने किया हो सकता है, संजय रॉय, वो भी एक वॉलंटियर था पुलिस का, वो भी एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय था जिसके ऊपर शक है कि उसने किया हो सकता है। और आप फिर दोबारा से ये चीज कर रहे हो कि एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को थमा रहे हो, मतलब आप नहीं चाहते हो कि आपकी स्टेट के लोग जो हों वो रिस्पॉन्सिबल हों। तो ये स्कीम के बारे में आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल में ये आई है। उसके बाद ट्री कंजर्वेशन इनिशिएटिव टू मार्क पीएम मोदीज बर्थडे एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन टू मार्क प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 74th बर्थडे ऑन ट्यूसडे। राजभवन गोवा लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग प्राचीन वृक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा, वृक्षा पोषण योगा एंड वृक्षा पूजा स्पेशल प्रोजेक्ट्स टू प्रिजर्व। अब यहाँ पर ये लिखेंगे टू मार्क 74th birthday of PM Modi, initiatives like Prachin Vriksha Ayurvedic चिकित्सा, वृक्षा पोषण योगा एंड वृक्षा पूजा projects to preserve century old through Ayurvedic treatment. Project to preserve centuries old tree. Project to preserve centuries old trees through Ayurvedic treatments. Reviving, अब इसमें क्या कह रहे हैं, reviving 7 fruit bearing trees, 7 fruit bearing trees over 100 years old that show sign of decay. तो उनको रिवाइव करेंगे जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज हैं, ठीक है ना, जिन पे साइंस ऑफ डिके आ रहे हैं उनको। वो ट्रीज कौन कौन से हैं, मैंगो, टैमरिंड, जैकफ्रूट, बनियन and receiving traditional Ayurvedic treatments to restore their health and extend their lifespan. तो अब यहाँ पे ट्रीज को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनका लाइफ स्पैन एक्सटेंड करने के लिए, और उसके लिए ये सारी स्कीम्स हैं, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे। आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स ममता बनर्जी गवर्नमेंट फाइनली मैनेज टू होल्ड टॉक्स विद प्रोटेस्टिंग जूनियर डॉक्टर्स। अब जूनियर डॉक्टर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे राइटिंग के लिए भी किसी एग्जाम में, कि क्या राइट टू प्रोटेस्ट होनी चाहिए, राइट टू प्रोटेस्ट से क्या फर्क पड़ा, कोलकाता आर्जिकल मेडिकल केस में क्या कुछ हुआ, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीफ मिनिस्टर से मीटिंग हो चुकी है, बात हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब उसके बाद बात आ रही है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एसे राइटिंग वाले टॉपिक की, एंड ऑल्सो यहाँ से आप एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज डेथ सेंटेंस। आपको याद रखना है कि डेथ सेंटेंस को कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। डेथ सेंटेंस मतलब इसको मार दिया जाए, ठीक है ना, सजा दे दी है, सजाए मौत जिसको हिंदी में बोलते हैं, डेथ सेंटेंस, ठीक है। अब डेथ सेंटेंस पे डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस है, तो आप पढ़ते हैं। द लाइफ ऑफ द डेथ सेंटेंस इन इंडिया हैज बीन अनएंडिंग लाइक अ फीनिक्स रिवाइव्स इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स एवरी नाउ एंड देन। अब यहाँ पर जो एडिटर लिख रहे हैं वो बिल्कुल भी डेथ सेंटेंस के फेवर में नहीं है, और वो क्या कह रहे हैं कि डेथ सेंटेंस जो एज अ कॉन्सेप्ट है वो हमेशा उठकर आगे आ जाता है किसी एक या दूसरे तरीके में इंडिया में। द लेटेस्ट एडिशन टू दिस इज अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ
लॉज अमेंडमेंट बिल। ये वेस्ट बंगाल का बिल है जिसके अंदर वो रेप के रिलेटेड जो पनिशमेंट्स हैं उनको इन्होंने अमेंड किया है, और इन्होंने बहुत सारी जो रेप के कैटेगरीज हैं डिफरेंट, उसके अंदर डेथ सेंटेंस दी है। ये हमने अराउंड 3-4 सितंबर के अराउंड पूरा टेबल बनाया था, वो ही यहाँ पर ये रिट्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज सेम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है उन्होंने डेथ सेंटेंस पे ज्यादा ध्यान दिया है कि जब से ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर, राइट। इट सीक्स टू अमेंड द भारतीय न्याय संहिता, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट जो है वो भी अमेंड करना है। अब आई वांट टू टेल यू कि प्लीज फॉर गॉड से पॉक्सो की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बीएनएस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की फुल फॉर्म, ये तीनों फुल फॉर्म्स आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इनको हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे डेथ सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेंगे कौन सा केस, अपराजिता। अपराजिता आपके किसी फ्रेंड का भी नाम होगा, ठीक है। अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। तो अपराजिता वुमेन चाइल्ड एंड ये क्या मांग रहे हैं, ये ज्यादा झुकाव रख रहे हैं किसकी तरफ, डेथ सेंटेंस की तरफ, जब से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर रेप केस हुआ है कोलकाता में, ठीक है ना। अब इसके थ्रू अमेंड क्या कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट हमें ये सारे के सारे एक्ट्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे लॉज अमेंड कर रहे हैं और आपको इनके नाम पता होने चाहिए जो पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। अब डेथ पेनल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और यही एनएल सैट का टॉपिक बन सकता है कि डेथ पेनल्टी देनी चाहिए रेप के लिए या नहीं देनी चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन, जरूर डिस्कस करना इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप ऐसे राइटिंग वाले किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, एसएलएस पुणे, एफ कैट या किसी के भी एग्जाम, एफ कैट नहीं सीएफ, तो उसके अंदर अगर ऐसे राइटिंग है और आप ओपिनियन अपने देना चाहते हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हो। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल फॉर श्योर चेक एंड गिव यू अ रिव्यू। यूनानिमसली पास बाय द बंगाल, तो यहाँ पर जो ये बिल है अपराजिता बिल जो है वो किसको दे दिया है, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेजा हुआ है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। अब यहाँ पर वो सारा का सारा डेथ सेंटेंस का वो पूरा कंसिडर कर रहे हैं अब कि इन 2012 अलोन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिकॉर्डेड 31516 रेप्स इन इंडिया, नियरली 4 ईच आर। अगर हम रेप्स की बात करें तो कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा टॉप पर है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश and Madhya Pradesh top the list of rapes। जो रेप्स, रिकॉर्डेड रेप्स की अगर बात करें तो राजस्थान जो है एज अ स्टेट वो सबसे ज्यादा टॉप पर है। सच में नहीं यार, मतलब मुझे तो दिल्ली एज इन वो लगता होता है कि कभी मतलब डर लगता है दिल्ली में, बट ये तो पता नहीं था। तो यस, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 3 स्टेट्स आर ऑन द टॉप। और ये किसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, 2022 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये कह रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि रेप्स इन इंडिया नियरली 4 ईच आवर, 4 रेप्स हैपन ईच आवर, 4 रेप्स ईच आवर। मतलब अभी जब हम बात भी कर रहे हैं इंडिया में कहीं पर रेप किया जा रहा है,
ठीक है, हर घंटे में 4 रेप होते हैं इंडिया में। ओके, उसके बाद इन ग्लोबल फिगर्स फ्रॉम एमनेस्टी इंटरनेशनल एट द एंड ऑफ 2023 नियरली 3/4 ऑफ कंट्रीज हैड अबॉलिश्ड डेथ पेनल्टी। अब यहाँ पे इन्होंने पहले रेप की बात करी है, वो फिगर्स दिए हैं, और उसके बाद वो बता रहे हैं दूसरे देशों में डेथ पेनल्टी को कैसे लिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, राइट। तो वो कह रहे हैं कि अबॉलिश कर दी गई है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, ठीक है ना। इंडिया अलॉन्ग विद अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर द रिटेंशनिस्ट। यहाँ पर अभी भी रिटेन की जा रही है, रिटेन मतलब रखी जा रही है, ठीक है। डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस एज अ कॉन्सेप्ट हैज बीन केप्ट, ठीक है। नाउ Project 39A report that 2022 India had 120 recorded death sentence. There was no recorded executions and number is down from 167 into 1. तो ये सारा नंबर दिया हुआ है। आप अगर किसी भी ऐसे राइटिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आंसर राइटिंग वाले की, तो आप इसको पढ़िए, इसको पॉइंट वाइज नोट करिए। आपके ये ऐसे राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाला है, बिकॉज यहाँ पर पूरे आपको पॉइंटर्स दिए हुए हैं। एंड ये लेफ्टिस्ट ओपिनियन है, ठीक है, लेफ्टिस्ट ओपिनियन है ये। अगर आपको मतलब इफ यू वाइब विद दिस ओपिनियन, वेरी गुड। अगर नहीं भी करते हो तब भी आप इसमें से बहुत सारे पॉइंटर्स उठा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे वर्मा कमेटी की भी बात हो रखी है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। वर्मा कमेटी वो कमेटी है, जब निर्भया का केस हुआ था दिल्ली के अंदर, जो रेप केस हुआ था बस में, ठीक है, वो रेप केस के बाद क्रिमिनल एक्ट को, क्रिमिनल लॉज को अमेंड किया गया था, और क्रिमिनल लॉज को अमेंड करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो थी वर्मा कमेटी। और ये लोग भी कह रहे थे कि डेथ सेंटेंस नहीं होनी चाहिए, बट गवर्नमेंट ने इनकी बात नहीं मानी। डेथ सेंटेंस इंडिया में है। आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है कि डेथ सेंटेंस होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो कैसे वे ऑफ पनिशमेंट रहना चाहिए? दिस इज अ वेरी गुड एसे, ठीक है, जो आपको खुद पढ़कर इसमें से पॉइंटर्स नोट करने पड़ेंगे। उसके बाद थर्ड फ्रंट, अब यहाँ पर इजराइल जो है वो लड़ रहा है किसके साथ? हमास के साथ तो लड़ ही रहा है इजराइल, राइट, ये तो कोई डाउट है ही नहीं है, ठीक है ना। हमास के साथ गाजा के अंदर पूरी लड़ाई हो रही है, बट इजराइल साथ ही साथ हुथीज के साथ भी लड़ रहा है, जो कि यमन में है। कहाँ पर रूल करते हैं? यमन के अंदर रूल करते हैं। और अभी हुथी ने एक मिसाइल अटैक किया जो इजराइल के बिल्कुल बीचों बीच था, ठीक है, और ये ईरानियन मेड ड्रोन्स यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम बहुत क्लियरली कह रहे हैं, जो हुथीज हैं वो अपने अटैक्स में कौन से यूजिंग ईरानियन मेड ड्रोन टू अटैक इजराइल। तो इजराइल पे अटैक करने के लिए हुथीज कौन से कंट्री के ड्रोन्स यूज कर रहे हैं? ये यूज कर रहे हैं ड्रोन्स ईरानियन कंट्री के, राइट। तो हुथी जो है वो यमन में है, आपको याद रखना है, हुथी कहाँ पर है? यमन में है, ठीक है। अभी इसी बात पे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हिजबुल्लाह जो है, हाजबोला से मैंने आपको ये याद करवाया था, हिजबुल्लाह जो है वो कौन सी एरिया के अंदर है? क्या मुझे आप बता सकते हो इन द कमेंट्स? अब चलिए आगे चलते हैं। डेमोग्राफिक एडवांटेज। नाउ व्हाट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज? उससे पहले हमें समझना पड़ेगा वर्ड कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, अब कह रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो कि अच्छा नहीं है, बिकॉज अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी रिसोर्सेज, हमें शेल्टर के लिए जगह बहुत ज़्यादा बनानी पड़ेगी, हमें ज़्यादा फूड चाहिए, हमें ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें ज़्यादा स्कूल्स चाहिए, हमें ज़्यादा कॉलेजेस चाहिए, हमें ज़्यादा जॉब्स चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। और हम ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, हम ज़्यादा पॉल्यूशन करेंगे। अगर एज अ कंट्री हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स हैं। बट इसका एक और जो सबसे बड़ा एडवांटेज कह रहे हैं वो क्या है? वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। नाउ व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? डेमोग्राफिक डिविडेंड इज कि इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो वो कह रहे हैं कि 14 to 65 की उम्र के लोग बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, जिसको कहा जाता है कि ये वर्किंग एज वाले लोग हैं, ये पैसा कमाएंगे। और क्योंकि वर्किंग एज वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया के पास लेबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। बट अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, क्या इंडिया इस 14 to 65 की उम्र के लोगों का पूरा यूज कर पा रही है? एक प्रॉब्लम तो ये भी है कि लेबर एक्सटेंसिव जो चीजें हैं, अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये नोट नहीं करना है आपको, अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो या तो हम सर्विसेज देकर कमा रहे हैं, ठीक है ना, कि मतलब IT वाले हैं सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है। बट यहाँ पर मैं दो चीजों के बारे में बात करूंगी। अब जब कोई चीज बना रहे हैं,
उसके अंदर मोस्टली मशीन चाहिए होती है कोई ना कोई, और ह्यूमन बीइंग चाहिए होता है। बट अब ह्यूमन बीइंग की जगह बहुत सारे रोबोट्स ने ले ली है, जिसमें एआई ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है ना। तो और एक और बात है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लोग जाने से, घुसने से, ये काम स्टार्ट करने से मैन्युफैक्चरिंग वाला बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन द लेबर, डिपेंडेंट ऑन लेबर। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया में जो लेबर यूनियंस हैं, ठीक है ना, वो बहुत बार कंपनीज को बंद करवा जाती हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इज हरियाणा, मानेसर, मारुति का प्लांट जो है, जब से वहां पे लेबर का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद मारुति ने धीरे 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 अपना वहां का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, वो वहां की जो स्केलिंग थी वो कम कर दी, उसको बिजनेस बढ़ाना वहां पे कम कर दिया, वो लेबर से इतना डर गए। तो ये वाली चीज है कि हमें, यस वी हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, बट हम लेबर के ऊपर अगर जो न्यू लॉज हैं वो लेबर लगाने नहीं दे रही है। इस एडिटोरियल में यही बात करी गई है कि न्यू लॉज नहीं लगाने दे रहे हैं, तो लेबर के साथ कैसे डील किया जाए, क्योंकि लेबर अगर एक साथ आ जाती है, वो कंपनी के अगेंस्ट में चीजें करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस भी होता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर हमें अच्छा यूज करना है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर लेबर को घुसाना होगा। ऑल्सो एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी लेबर जा रही है, बट इतनी ज्यादा भी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है हमें घुसानी पड़ेगी अपनी लेबर। तो ये था। अब इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। Much has been written about India's emergence as economic giant. हम वर्ल्ड में, we are the world's fastest growing economy. हम 5th largest economy है, ठीक है ना। India is world's 5th largest इकोनॉमी। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो एडिटर कह रहा है हम कुछ तो सही कर रहे हैं। डेमोग्राफिक इज अ मेजर फैक्टर। डेमोग्राफिक वही कि हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। दैट मीडियन एज इज अराउंड 28 ईयर्स एंड 63% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ वर्किंग एज। इंडिया में 63% ऑफ पॉपुलेशन जो है, ऑफ पॉपुलेशन इज ऑफ working age. However, the labor force participation rate stood at 55.2% in 2022. Labor force जो participate करी है, हमारे पास 63% population है जो working age की है, but उसमें से केवल 55.2% लोग ही हैं जो काम करें, जो labor force का part है, which is not good. हमें इसको बढ़ाना चाहिए। 55.2% 2022 में हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था। लेबर फोर्स, ठीक है। उसके बाद विच गोज ऑन टू स्टेट दैट फॉलोइंग लेबर इंटेंसिटी इज लाइकली ड्यू टू ग्रोथ बीइंग लेड बाय सर्विसेज सेक्टर देन मैन्युफैक्चरिंग। ग्रोथ ज्यादा सर्विसेज सेक्टर में हो रही है। देयरफॉर व्हाइल वी आर सर्टेनली नॉट एक्सपीरियंसिंग जॉबलेस ग्रोथ, वो कह रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जॉब्स है ही नहीं है, बट फिर भी हमें जॉब्स इंक्रीज करने की जरूरत है। First and foremost, there is a need to press ahead with the ongoing reforms agenda to maintain, if not accelerate, India's growth trajectory, as that by itself will increase opportunity. ठीक है ना। रिफॉर्म्स एजेंडा को कंटिन्यू रखो। यहाँ पर एक चीज क्या बताया, रिफॉर्म्स एजेंडा जो चेंज आप लेकर आ रहे हो वो कंटिन्यू रखो, उसको मत रखो, क्योंकि वो हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रही है एज अ कंट्री। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बजट के अंदर उन्होंने बोला गया है कि मार्केट और सेक्टर्स के अंदर जो प्रोडक्शन वाली है उसके अंदर हम इंक्रीज लेकर आएंगे, स्कीम्स लेकर आ रहे हैं कि प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहे, क्योंकि प्रोडक्शन से जॉब्स बढ़ती हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 23-24 स्टेट्स दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव लेड to declining capital to output ratio and increasing capital it was perhaps। अब यहाँ पर क्या है, बहुत जगह पे वो बोल रहे हैं कि लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है, ठीक है, क्योंकि रोबोट्स ने उसकी जगह ले ली है। उसके बाद द रिलक्टेंस ऑफ माइक्रो स्मॉल MSME क्या है, जो छोटी कंपनीज है वो नहीं चाहती, इज द बैकबोन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो स्केल नहीं होना चाहती, वो अपना साइज बड़ा नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको डर लगता है कि लेबर का क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें न्यू लॉज इंप्लीमेंट करने चाहिए, वो न्यू लॉज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रहे हैं।
दिस इज द रियलिटी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज जनरली व्यूड फ्रॉम एन एंगल दैट इज अनटेनेबल फॉर 45% वर्कफोर्स। एग्रीकल्चर में 18% है, मैन्युफैक्चरिंग में 45% वर्कफोर्स लगता है, जबकि एग्रीकल्चर में 18% वर्कफोर्स लगता है। तो हमें ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वी नीड टू डू द नीडफुल। ठीक है जी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में 45% है, बट इसमें जो लेबर लॉज हैं, अगर वो लेबर को कहते हैं आप इतनी, अब अगर हम चाइना से करते हैं, ठीक है, चाइना के अंदर नंबर ऑफ आवर्स पे कोई वो नहीं है, क्योंकि वहां पर डिक्टेटरशिप है, वहां पर जो कह दिया सरकार ने वो करना पड़ेगा, लॉज वैसे से आते हैं। इंडिया में आपको नंबर ऑफ आवर्स पे वो करना पड़ेगा, तो आप चाइना से कैसे कम्पीट कर लोगे, क्योंकि चाइना में वही मशीन से इतने सारे एक दिन में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो इंडिया में नहीं बनेंगे, तो ऑब्वियसली कॉस्ट जो है वो सेम नहीं आ सकती है। इंडिया के अंदर लेबर वाले बहुत आराम से प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं, ठीक है, नो डाउट उनके साथ गलत हो रहा है, बट देन अब चाइना के अंदर ये हो ही नहीं सकता है। हमारा कंपटीशन चाइना के साथ है, बट हमारे यहाँ पर चीज़ों को हमें बदलना पड़ेगा और हमें इन फेवर ऑफ इंडस्ट्री बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्री लगेगी ही नहीं तो लोगों को जॉब्स कहाँ से मिलेंगी। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे हक की थोड़ी सी बात नहीं भी हो रही है तो एटलीस्ट हमें जॉब तो मिल रही है। सो वो वाला जब तक नहीं आएगा तब तक इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शायद इतनी आगे ना निकल पाए। स्किलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। स्किल आप दो लोगों को ताकि उनको काम करना पता हो कि क्या काम कैसे करना है। स्किल शॉर्टेज जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेबर सरप्लस में है, लोग बहुत सारे हैं बट उनको काम करना नहीं आता। ऑन जॉब ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद AI एंड ML, वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब यहाँ पर एक कंपनी स्टार्ट हुई ABC, मान लीजिए, ठीक है, शू मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है ना। पहले उन्होंने कॉबलर्स बिठाए या जिन लोगों को जूते बनाने आते थे तो लेबर लगाई कि हाँ तुम बनाओ, ठीक है, ये हुआ। अब जो लेबर थी वो किसी दिन प्रोटेस्ट पे चली गई, ये प्रोटेस्ट 1 मंथ तक चलती रही, ठीक है, कोर्ट्स इन्वॉल्व हो गए, लॉयर्स इन्वॉल्व हो गए, तो ABC कंपनी का बहुत पैसा लगा, ठीक है ना, और वो केस फाइट कर रही है, बहुत लॉस भी हुआ इनको। फिर ABC कंपनी का कोई इंसान चाइना गया या USA गया और उसने वहां पर शू मेकिंग मशीन देखी कि शू मेकिंग मशीन होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिन के जहां वो 100 शूज बना पा रहे थे, इस मशीन में मे बी 110 या 120 बना पाए, और इसमें लेबर के लोग भी मे बी 2 से 3 मान लो चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर ABC को अपना सस्टेनेबिलिटी, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो ABC लेबर पे डिपेंड करेगा या मशीन पे डिपेंड करेगा? मशीन पे डिपेंड करेगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। द अनदर थिंग इज व्हाट इज स्किल वाले में क्या हो रहा है। अब मान लीजिए ABC ये 3 ह्यूमंस हैं, ठीक है ना, इन तीनों ने 12th पास करी हुई है, ठीक है, इन दोनों के पास BA की डिग्री है, तीनों के पास, या मे बी MBA की डिग्री है, ठीक है ना, बट क्या इनको एक्सपीरियंस है इसकी वजह से? क्या ये जब BA कर रहे थे इन्होंने कोई काम किया कि हम कुछ ज्वाइन कर लें, हम कोई जॉब कर लें? तो इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ये एक जॉब में मतलब लोग भी इनको हायर करने से डरते हैं। वहीं पर D जो है वो चाहे BA कर रहा था बट साथ साथ में जॉब्स कर रहा था। अब D को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है डिफरेंट चीज़ों में, तो B को जॉब लगना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं इंटर्नशिप्स करना बहुत ज़रूरी है कॉलेज लाइफ के साथ साथ, क्योंकि आपको स्किल मिलेगी। एंड ऑल्सो स्किल एक पर्टिकुलर फील्ड में अटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक डिग्री जो है वो काम नहीं आएगी, आपने क्या सीखा, आप क्या काम कर सकते हो जॉब पर, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द नेक्स्ट 5 years, ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ये टॉपिक बहुत हॉट बर्निंग टॉपिक होने वाला है इस साल। तो अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इस पे आ जाता है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ के बारे में है। अब बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 5 years जो है इंडिया के लिए क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। 2030 तक इंडिया ने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स जो हैं वो अचीव करने हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इंडिया को हमें ये याद रखना है कि हम कोल पे डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी नीड्स के लिए। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी जो बना रहे हैं वो कोयले को जलाकर बना रहे हैं, और कोयला जो है वो पॉल्यूशन का एक मेजर कारण है, ठीक है ना। CO2 जो है हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें इसी चीज को बंद करना है, खत्म करना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से वार्म हीट जो है वो बढ़ रही है, और आने वाले टाइम में इतनी हीट वेव्स हो जाएंगी, इतनी गर्मी हो जाएगी कि ह्यूमन बीइंग उन टाइम पर घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो काम कैसे होगा, जो डेली वेजर्स हैं वो अपना पैसा कैसे कमाएंगे, ये सब चीजें जो है हमें सोचनी पड़ेंगी। क्यों ना CO2 को ही बंद कर दिया जाए, वो ही करा जा रहा है। अब नेक्स्ट एम के अंदर
एडिटर बोल रही है कि हमने जैसे CO2 पे काम किया है, हमें वैसे ही मीथेन पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही डेंजरस गैस है। क्लाइमेट चेंज के अंदर इसका बहुत मेजर रोल रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये चीज है। पेरिस अग्रीमेंट जो है, जिसके अंदर डिसाइड किया गया था कि हाँ, अर्थ पे अगर हमें इसको जीने लायक मतलब लिवेबल रखना है तो हमें काम करना पड़ेगा। 2015 में ये अग्रीमेंट हुआ था कि हमें टेम्परेचर अर्थ का एक लेवल से नहीं बढ़ने देना है। तो पेरिस अग्रीमेंट कब हुआ था? 2015। अगर आपके नोट्स में ये नहीं ऐड हो रखा है तो आप इसको लिख लीजिए। और डिटर्मिन्ड इंडिया क्लेम्ड एज 5th एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। हॉकी के अंदर 5th, ठीक है, 5th एशियन चैंपियंस ट्रॉफी वन बाय इंडिया ओवर होस्ट चाइना। ये हॉकी के अंदर हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखना है कि 5th बार इंडिया ने जीता है, ये 5th टाइम। किससे जीता है? चाइना से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे। मॉस्को कंडेम्स मेटास बैन। मेटास क्या है? फेसबुक। फेसबुक, ठीक है, बैन ऑन रशिया स्टेट मीडिया outlets. Meta said it is banning Russian state media outlet from its app around the world, prompting an angry reaction from Russia. The ban comes after US accused RT and employees of the state-run outlet of funneling $10 million through shell entities to fund influence campaigns on social media channels. तो यहाँ पर Meta banned Russian state media outlets from its apps around the world. तो रशिया का जो स्टेट मीडिया है उसको बैन कर दिया है मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म से। अब यहाँ पर ये क्यों क्या है? US accused RT and employees of funneling $10 million through shell companies. तो इन्होंने इन्फ्लुएंस टू फंड इन्फ्लुएंस कैंपेन्स, इन्फ्लुएंस कैंपेन्स चलाने के लिए इन्होंने पैसे करे हैं। तो वो रशिया ने अक्यूज किया इनको। और रशिया क्योंकि USA का ब्रांड है मेटा फेसबुक, तो इसलिए उन्होंने रशियन स्टेट मीडिया आउटलेट्स को बैन कर दिया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऐसे। नो प्रोग्रेस इन रेजोल्यूशन ऑफ डेमचॉक एंड डेप्सैंग। एक चीज की बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है कि चाइना के साथ हमने 75% डिसएंगेजमेंट कर ली है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, बट 2 जगह पर अभी भी हम नहीं इनके साथ रेजोल्यूशन कर पा रहे हैं। तो नो प्रोग्रेस इन रेजोल्यूशन ऑफ डेमचॉक एंड डेप्सैंग फ्रिक्शन पॉइंट्स। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं डेमचॉक और डेप्सैंग, यहाँ पर ये जो 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हुई है कोई भी टू रिजॉल्व द इशू, राइट। हाउएवर द फैक्ट रिमेन्स दैट बोथ साइड्स हैव अंडरटेकन म्यूचुअली अग्रीड एंड वेरीफाइड डिसएंगेजमेंट फ्रॉम 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स। 5 फ्रिक्शन पॉइंट से हम कर चुके हैं। 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स mutually agreed and verified disengagement। ठीक है ना। अब डेमचॉक और डेप्सैंग जो है वो आपको याद रखना है। सैंग से सिंग, सिंग सैंग, डेप और डेमचॉक, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो नहीं हो पा रहा है। ब्रिक्स से पहले ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिक्स इस बार कहाँ पर है? रशिया में है। जो न्यू मेंबर्स हैं वो वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू मेंबर्स वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है।
तो ये है। उसके बाद यहाँ पर बात करें सिंस द कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स इन 2020, तो यहाँ पर कमांडर लेवल टॉक्स, आर्मी की लेवल की टॉक्स 2020 से चल रही हैं, ठीक है ना। 5 फ्रिक्शन पॉइंट से हो चुके हैं। गालवान आफ्टर वायलेंट क्लैश, नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ पैंगोंग तसो, PP17, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स PP15, द लास्ट डिसएंगेजमेंट फ्रॉम PP16 वाज अ रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रीच ड्यूरिंग 16। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा डिटेल के अंदर है, ओनली क्लैट वाले लिखे हैं इसको, ठीक है ना, ओनली क्लैट वाले लिखे हैं। पॉइंट्स ऑफ डिसएंगेजमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स इन 2020, disengagement from 5 friction points, 5 फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है। वो कौन कौन से हैं? गैल्वन, नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ पैंगोंग तसो, ठीक है ना, फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट that is PP17 in Gogra Hot Springs, PP15। तो ये 5 से ऑलरेडी ये लोग डिसएंगेजमेंट कर चुके हैं। डिसएंगेजमेंट का मतलब है ना तुम उस एरिया पे क्लेम करो ना हम जाएंगे उस एरिया में, उसको ऐसे ही छोड़ दो। ये ओनली क्लैट को याद रखना है कि कहाँ कहाँ से डिसएंगेजमेंट हुई है। लास्ट पॉइंट कौन सा था? PP15, ये सब याद रखेंगे। 5 पॉइंट से फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट चाइना और इंडिया के बीच में हो चुके हैं। ये किसका है? चाइना और इंडिया का है ये। दिस इज बिटवीन चाइना एंड इंडिया। उसके बाद आगे चलेंगे। न्यू टेक टू एड्रेस स्ट्रे कैटल मेनेस सेज मिनिस्टर। अब स्ट्रे जो कैटल है, ठीक है ना, स्ट्रे कैटल जो गलियों में घूम रही है, स्ट्रीट्स में घूम रही है, उस स्ट्रे कैटल का क्या करे? वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट होते हैं, मर जाती है बेचारी। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं इसके अंदर। क्या करें? टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन सच एज in vitro fertilization, IVF, and sex sorted semen production, ठीक है ना। तो मतलब जो चाहिए वैसा सा सीमेन बने। प्रॉब्लम ऑफ ये विल एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे, एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे कैटल। उसके बाद फार्मर विल लीव अ बुल स्ट्रे इफ, फार्मर्स जो है वो नहीं छोड़ेगा। टेक्नोलॉजी इंश्योर बेटर ब्रीड, ये लिख लेते हैं, फार्मर्स विल नॉट। अब ये क्लैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपने नया सैम्पल पेपर देखा है तो उसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई स्ट्रे कैटल के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सिस्टम लेकर आ रहे हैं तो इससे क्या होगा, कैसे सोल्यूशन होगा? ऑप्शंस में हो सकता है दैट फार्मर विल नॉट लीव अ बुल स्ट्रे इफ द क्वालिटी इज गुड and technology will ensure better breed क्वालिटी। बेटर ब्रीड क्वालिटी कब आ सकती है? बेटर ब्रीड क्वालिटी तब आएगी जब ये टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और सेक्स सॉर्टेड सेमेन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो फार्मर है वो आज की डेट में बुल को स्ट्रे छोड़ देता है, क्योंकि गाय जो फीमेल है काऊ वो तो दूध देगी, वो तो यूज की है। जो मेल है वो एक बार उसने प्रेग्नेंट कर दिया, वो यूज की नहीं रहती है, तो उनको छोड़ देते हैं स्ट्रीट पे। तो वो नहीं छोड़ेंगे अगर क्वालिटी ऑफ सेमेन इज गुड, ठीक है। तो ये कह रहे हैं वो लोग। अब इसके बाद हमारी 15 सितंबर की कुछ न्यूज़ कर लेते हैं आज हम। अब यहाँ पर ही वाज स्पीकिंग एट अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लिखेंगे, क्या है ये? अखिल भारतीय
राजभाषा सम्मेलन। क्यों हो रहा है ये? टू कमेमोरेट, टू सेलिब्रेट 75th year of Hindi as official language of the union। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। ईरान लॉन्चेस न्यू रिसर्च सैटेलाइट। ईरान ने न्यू रिसर्च सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है? चमरन। चमरन 1, चमरन, चैम्प रन, चैम्प चल भाग, रन, चैम्प रन, इससे याद हो सकता है चैम्प रन और चैम्प रन, रैन। चैम्प को रन के लिए बोला, चैम्प रैन, भाग ही गया। रिसर्च सैटेलाइट launched by Iran, put into orbit by GEM-100 carrier। ठीक है ना, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डिवाइस वॉज डिजाइंड एंड बिल्ट बाय, ये भी लिख लेते हैं 4th पॉइंट। डिवाइस वॉज डिजाइंड एंड built by Iranian electronics industries affiliated with defense मिनिस्ट्री। ये जो है ईरानियन, ये जो ईरानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज है, किसको एफिलेटेड है? डिफेंस इंडस्ट्री को। ठीक है जी, तो चमरन। उसके बाद रशिया यूक्रेन स्वॉप 206 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रशिया यूक्रेन स्वॉप, स्वॉप का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। स्वॉप लिखकर अंडरलाइन करके उसके ऊपर क्या लिख देंगे? एक्सचेंज। 206 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, that is POWs in UAE, that is United Arab Emirates brokered deal। ठीक है ना, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो डील करी है उसके अंदर रशिया और यूक्रेन क्या कर रहे हैं? स्वॉप कर रहे हैं किसको? प्रिजनर्स ऑफ वॉर को। ठीक है, आगे चलेंगे। विल मिशन मौसम इम्प्रूव वेदर फॉरकास्ट। अब मिशन मौसम लेकर आए हैं, ये मिशन मौसम, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं तो रिपीट है, बट एक बार रीडिंग दे देते हैं, अगर हमें कुछ भी नया मिला तो हम लिख लेंगे। ऑन September 11 द कैबिनेट क्लियर 2000 करोड़ प्रोग्राम कॉल्ड मिशन मौसम। हमें पता होना चाहिए कि ये किसने मिशन मौसम क्लियर किया है? कैबिनेट ने क्लियर करा है। और कितने का बजट दे रहे हैं इसके अंदर? ₹2000 करोड़ इसको दे रहे हैं मिशन मौसम को। ठीक है, ये क्या करेगा? अपग्रेड करेगा। लिख लेते हैं, अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर used to make atmospheric observations। एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये बढ़ाएंगे। ठीक है ना, इट विल इन्वॉल्व अ मेजर अपग्रेड, लिखेंगे मेजर अपग्रेड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज IMD। ठीक है ना, द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी। यहाँ पर वो जो एट कहाँ पर मेजर चेंज आएंगे? इन दो जगह पे, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है ना,
और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल meteorology. The mission's focus is to improve atmospheric observation to enable better monsoon forecast. ठीक है ना, focus क्या है, mission focus is to improve atmospheric observations to enable quality monsoons forecast कि मॉनसून कैसा होगा ये पता चले, इवेंट साइक्लोन्स के बारे में हमें पता चले, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर नोडल एजेंसी कौन है, नोडल एजेंसी तो हमने आई थिंक हमने करी हुई है। नोडल एजेंसी फॉर दिस मिशन इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नोडल एजेंसी है इस मिशन के लिए, और मिशन मौसम बहुत बार आ चुका है तो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉनसून मिशन, अब इसमें ओनली क्लैट वाले मॉनसून मिशन एक लॉन्च हुआ था, वो कब लॉन्च हुआ था, मॉनसून मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था 2012 में, ठीक है ना, 2012 में एक लॉन्च हुआ था। अब आगे चलेंगे, व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड बाय ईपीएफओ पेंशनर्स, जो पेंशन ले रहे हैं। पेंशन मैंने जैसे आपको समझाया था कि रिटायरमेंट के बाद, मतलब आफ्टर गवर्नमेंट सर्विस आप ऑफिस नहीं जाते हो बट आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, उसको पेंशन बोलते हैं, ठीक है। प्राइवेट वाले भी अपने फंड्स रखते हैं किसी के साथ की पेंशन मिल जाए इनमें, तो नॉर्मली गवर्नमेंट सर्विस को मिलती है। नियरली 78 लाख प्रोविडेंट फंड पेंशनर्स अक्रॉस द कंट्री अंडर एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 ऑफ द Employees Provident Fund organized will receive their pension through any bank, any branch. अब यहाँ पे लिखेंगे Provident Fund pensioners across the country under Employees Pension Scheme 1995, that is EPS 95 of Employees Provident Fund Organization, that is EPFO, will receive their pension through any bank, any branch from 1st Jan 2025। तो यहाँ पर जो पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के अंदर जो पेंशन ले रहे हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो आता है, वो कोई भी बैंक से ले सकते हैं। पहले ऐसा था, नहीं हो पाता था, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर दिस प्रपोजल फॉर सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम, ठीक है ना, किसके लिए ये हुआ है, तो जो ईपीएफओ के अंदर आते हैं, पेंशन जो मिलती है सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम के अंदर, अब वो लोग जो इसमें आते हैं वो कहीं से भी अपनी पेंशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले उनको अपने जहाँ पर वो रहते थे या जहाँ पर उनकी जॉब का लास्ट वो हुआ था वहाँ पर आना पड़ता था, अब नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट राइट्स आर क्यूर कपल्स, क्वीर कौन से होते हैं, LGBTQIA+, ठीक है ना, लेस्बियन गे वाले जो होते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है, उनकी राइट्स। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री टुक अ फर्स्ट स्टेप, एडवाइजरी आई आर टीजिंग सम ऑफ द डिफिकल्टीज, द क्लैरिफिकेशन अलॉन्ग विद RBI सर्कुलर मेड इट क्लियर टू ऑल कमर्शियल बैंक दैट पीपल फ्रॉम LGBT जो है उनको जॉइंट बैंक अकाउंट्स, ठीक है ना, जॉइंट बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट्स allowed to people from LGBTQIA+ community, ठीक है ना। इन क्यूर allowed accounts allowed to people from community and those in queer relationships, ठीक है ना।
तो यहाँ पर सबसे पहले किसने बोला, पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री की एडवाइजरी आई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री एडवाइजरी आई है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की एडवाइजरी आई है। दूसरा आरबीआई ने सर्कुलर दिया है, सर्कुलर, ठीक है ना, और ये किसके लिए, ऑल कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है, और कैन नॉमिनेट देयर क्वीर पार्टनर्स एज देयर बेनिफिशरीज, ठीक है। अब सुप्रियो चक्रवर्ती जो है एंड हिज पार्टनर हैव बीन टुगेदर, वो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है पैसे निकलवाने के अकाउंट से और ये सब। उसके बाद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज एपेक्स रेगुलेटरी ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, तो शेयर मार्केट के लिए सेबी वाले जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको सेबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और सेबी क्या करती है, ये दोनों ही चीजें बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है, एपेक्स रेगुलेटर है, रेगुलेटर है फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट with the preamble that affirms, हाँ बस एपेक्स मार्केट सिक्योरिटी के लिए अफर्म प्रेम्बल क्या कहते हैं इसकी, वो हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस की माधवी पुरी बुच जो है वो होल टाइम वाज एट द टाइम होल टाइम मेंबर, वो फर्स्ट वुमेन टू हेड सिक्योरिटी मार्केट बनी, ठीक है। 2022 में माधवी पुरी बुच जो है वो क्या बनी, फर्स्ट वुमेन टू हेड द सिक्योरिटीज मार्केट्स रेगुलेटर, ठीक है। उसके बाद एन वगुल एंड सब्सिक्वेंटली के वी कामन ड्यूरिंग हर ईयर्स, तो यहाँ पर इनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि इन्होंने अदानी ग्रुप के अंदर वो करा हुआ है, जो भी पंगा है इनमें, पर इतनी डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा और ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसको मैं स्किप करवा रही हूँ। द चैलेंजर हु फ्लेड, Eduardo González Urrutia landed with his wife in Madrid seeking asylum in Spain, तो यहाँ पर ये कौन है, now this is important, एडमुंडो González Urrutia, ठीक है, लैंडेड इन मैड्रिड सीकिंग असाइलम, सेफ्टी का दिक्कत, असाइलम कब लेते हैं, जब मेरे को मेरी कंट्री में दिक्कत है, तो असाइलम मांग रहा है ये इंसान स्पेन से। ये कौन है, ये वेनेजुएला का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, ठीक है ना, ऑफिशियल presidential candidate of Democratic Unitary Platform, ठीक है, डेमोक्रेटिक यूनिटी प्लेटफॉर्म इसकी वो है, कहाँ पर, वेनेजुएला में। और वेनेजुएला में क्या हुआ है, वेनेजुएला में निकोलस मडूरो जो है, निकोलस मडूरो जीत गए हैं इलेक्शन और वो कह रहे हैं मैं ही इलेक्शन जीता हूँ, पर वो सब कह रहे हैं ये चीटिंग से जीता और इनके अगेंस्ट केस वगैरह कर दिया और ये सब, तो अब ये स्पेन से असाइलम मांग रहे हैं, 100% ये क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे चलते हैं। As the US ramped up its efforts to ban and block the Russian state media network RT globally, तो US bans and blocks Russian state media network RT globally, ठीक है ना। अब यहाँ पर दैट यूएस ऑफिशियल स्पोकन टू एक्सटर्नल अफेयर्स, अब यूएस ने मतलब कह रहा है कि हमने तो कर ही दिया बैन, आप भी करो, तो इंडिया को भी बोला, आस्क्ड इंडिया टू डू सो, आस्क्ड इंडिया टू डू सो, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कि रशियन डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं,
ठीक है ना। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बैनिंग जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड्स है, ये सही नहीं है। तो अब इसका ओपिनियन भी पूछ सकते हैं। तो आरटी वाले के पीछे पड़े हैं, आरटी को ग्लोबली बैन करवाने में इंडिया पूछ रहा है, इंडिया कहता है हम तो नहीं करते। सेंसिटिव मटीरियल डिलेइंग क्लियरेंस ऑफ कोलेजियम रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे अटॉर्नी जनरल जो हैं वो कौन है। इट इज आर वेंकट रमानी। उसके बाद हैज कन्वेड टू द सुप्रीम कोर्ट दैट सेंसिटिव मटेरियल विद द गवर्नमेंट इज डिलेइंग द क्लियरेंस ऑफ द कोर्ट कोलेजियम। अब यहाँ पर कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? कोलेजियम सिस्टम के बारे में हमने सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा बात करी है। कोलेजियम सिस्टम के अंदर अपॉइंटमेंट फॉर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैपन्स थ्रू कोलेजियम। कोलेजियम क्या है? ग्रुप ऑफ जजेस जो अपॉइंट करते हैं। इन ग्रुप ऑफ जजेस में कौन आता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं जो सिलेक्ट करते हैं कोई और जज को। कोलेजियम सिस्टम के बाद ये जाता है एग्जीक्यूटिव के पास, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। वो कह रहे हैं डिले क्यों हो रहा है? ये एग्जीक्यूटिव की वजह से, ठीक है। आईसीएमआर साइन पैक्ट फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर 4 ड्रग मॉड्यूल्स। 4 ड्रग मॉड्यूल्स के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए इन्होंने वो करे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये क्वेश्चन आएगा, इसको लिखेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल research, that is ICMR, has formalized memorandum of agreement, MOAs, with for clinical trials, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ठीक है ना। अब 4 प्रॉमिसिंग मॉलिक्यूल्स का हुआ है इसके अंदर। रिसर्च ओवर स्मॉल मॉलिक्यूल फॉर मल्टीपल मिलोमा विद रिसर्च ओवर स्मॉल मॉलिक्यूल, रिसर्च फॉर मल्टीपल myeloma with origin oncology, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल माइक्लोमा के लिए इन्होंने रिसर्च करी है, स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए। किसके साथ? कंपनी का नाम याद करना है। पार्टनरिंग फॉर जीका वैक्सीन डेवलपमेंट विद, अब ये सेकेंड आ गया, सॉरी। जीका वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए किसके साथ बात कर रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, coordinating with seasonal influenza virus vaccine trial with उसके बाद CAR T cell advancement study for a new indication of chronic lymphocytic leukemia with immunoACT, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये किस लिए होता है? ये कैंसर से रिलेटेड स्टडी है कि अर्ली स्टेज पे पता चल जाए, उसकी स्टडी है। CAR T सेल, इसको किसके साथ कर रहे हैं? एडवांसमेंट स्टडी इसको किसके कर रहे हैं, ठीक है ना। CAR T सेल एडवांसमेंट थेरेपी के लिए, ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, अब यहाँ पर विद एंड CAR T थेरेपी एडवांसमेंट स्टडी फॉर न्यू
तो ये भी बाइनवैक्स के साथ ही करें मेरे ख्याल से, फिर भी चेक कर लेंगे एक बार। विद इम्यूनो एसीटी, विद इम्यूनो एसीटी कंपनी है या ये चेक करना पड़ेगा, पता नहीं चल रहा है ये। दिस आई विल चेक, यू ऑल्सो चेक कि ये वाली जो है ये किसके साथ अग्रीमेंट करा है कंपनी का वन। द नेटवर्क फॉर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल कंप्राइज ऑफ 4 इंस्टीट्यूट, किंग एडवर्ड मेमोरियल। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें लिखना पड़ेगा। नेटवर्क फॉर फेज 1 clinical trials comprises of 4 institutions। वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है? किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, सेठ गोंडानदास सुंदेरदास मेडिकल कॉलेज, एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, नवी मुंबई, SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल and research center in Katankulathur. Next is postgraduate institute of medical education and research, चंडीगढ़। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये 4 इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क इनका है, तो ये आपको पता होना चाहिए सारे इंस्टीट्यूट्स का नाम। अब इसके बाद हमारे 2 से 3 और रह गए हैं न्यूज़, जो ये मैं आपको जब भी जिसका भी छोटा हुआ एनालिसिस उसमें करवा दूंगी। फॉर मीन टाइम आप हमारी वेबसाइट loggery.in, loggery.com, edugiri.com ज़रूर विजिट करें। एंड इफ़ यू टू बाय एनी स्टडी मटीरियल रिलेटेड टू करंट अफेयर्स वो आप बाय कर सकते हैं। आई होप आपकी रिविजन और आपकी MCQs बिल्कुल बढ़िया चल रहे होंगे। अगर आपका गैप है, नोट्स किसी के पूरे कंप्लीट नहीं है, उसको या तो एजुगिरी पर सेशंस देख के ख़त्म करिए या फिर loggery.in के 1 शॉट्स लगा करके उसको ख़त्म करिए। उसमें इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट सारी न्यूज़ कवर मैं आपकी करवाती हूँ। राइट, सो दैट्स इट। एजुगिरी साइनिंग ऑफ, मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।